मेरी आंटी हर रात एक सांप का इस्तेमाल करती थी। जिस भी सांप का इस्तेमाल होता उसके मुंह से झाग निकलने लगते थे। फिर एक दिन मेरी आंटी ने सिर पर उभरे हुए निशान वाले एक हरे सांप को पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह हरा सांप इंसानों की भाषा में बोला, दीदी तुम मेरी आखिरी परीक्षा हो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी आंटी अच्छी तरह जानती थी कि एक वक्त का फायदा और पूरी जिंदगी के फायदे में क्या फर्क होता है, इसलिए उसने तुरंत उसकी बात मान ली और उस हरे सांप के साथ एक गुप्त डील कर ली। उस दिन के बाद मेरी आंटी को ताबूत बनाने का जुनून सवार हो गया। हमारे घर के ताबूत सिर्फ औरतों की जवानी हमेशा बरकरार नहीं रखते थे, बल्कि मर्दों की ताकत भी वापस लौटा देते थे। हर दिन ताबूत लेने वालों की लाइन लगी रहती थी और मेरी आंटी ने इसी हुनर के सहारे मुझे बड़ा किया। गांव के बच्चे हमारे घर में हर तरफ पड़े ताबूतों को देखकर उसे अशुभ मानते थे, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। सिर्फ वही हरा सांप हर समय मेरे साथ रहता था। दिन में हम साथ खेलते और रात में भी साथ सोते थे। लेकिन एक दिन मेरी आंटी ने खुद को दुकान के अंदर बंद कर लिया और लगातार 7 रातें जाकर 5 खास ताबूत बनाए। उन 5 ताबूतों का रंग अलग अलग था। आंटी ने बताया कि इन्हें 5 एलिमेंट्स कॉफिन कहा जाता है। फिर उन 5 ताबूतों को शहर के दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे 5 परिवारों को दे दिया गया और बदले में मेरे लिए खून के अंगूठे वाले 5 शादी के कॉन्ट्रैक्ट ले आए। जिन 5 परिवारों को ये 5 एलिमेंट्स कॉफिन मिले, वे कुछ ही सालों में शहर के सबसे बड़े 5 अमीर खानदान बन गए। हर साल वे अपनी अपनी बेटियों को लेकर गांव में मेरी आंटी से मिलने आते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वे लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे हर बार मुझे घृणा और घमंड भरी नजरों से देखती और मुझे गंदा समझती थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो अचानक मेरे पूरे शरीर पर काले काले निशान उभर आए। आंटी ने बस एक नजर देखा और ऐलान कर दिया कि आज के बाद वह कभी कोई ताबूत नहीं बनाएगी। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन से मेरे शरीर के सारे काले निशान भी गायब हो गए। मैंने आंटी से पूछा कि ताबूत बनाना बंद करते ही मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई। तब आंटी ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है क्योंकि तुम पहले से ही एक मरे हुए इंसान हो। तुम्हारी अभी की जिंदगी मैंने चुरा कर तुम्हें दी है। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया और कुछ भी बोल नहीं पाया। फिर आंटी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी जान मैं 10,000 गोस्ट केव में मौजूद एक ड्रैगन कॉफिन से चुरा कर लाई थी। पता नहीं क्यों तुम्हारे शरीर में ड्रैगन ऑरा मौजूद है। पिछले 9 सालों से मैं ताबूत बनाकर तुम्हारी ड्रैगन ऑरा के बदले गांव वालों की लाइफ फोर्स लेती रही, तभी बड़ी मुश्किल से तुम्हें आज तक जिंदा रखवाई हूँ। लेकिन अब तुम्हारी ड्रैगन ऑरा खत्म होने लगी है, इसलिए मैं अब और ताबूत नहीं बना सकती। फिर आंटी ने मुझे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद हर साल इसी दिन जब डेथ ऑरा सबसे ज्यादा हो, मुझे ताबूत के अंदर छिप जाना होगा ताकि मैं यमलोक के दूतों से बच सकूं। उस रात बाहर अजीब अजीब डरावनी चीखें गूंज रही थीं, जैसे भूत और जंगली जानवर पागलों की तरह चिल्ला रहे हों। कोई चीज लगातार ताबूत का ढक्कन नोच रही थी। मैं अकेला उस अंधेरे ताबूत के अंदर कांप रहा था। ठंडा पसीना मेरे पूरे कपड़ों को भिगो चुका था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर की डेथ ऑरा बेकाबू होकर हर तरफ दौड़ रही है, जिससे मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। तभी उसी वक्त बचपन से मेरे साथ रहने वाला वह छोटा हरा सांप अचानक ताबूत की दरार से अंदर घुस आया और फिसलता हुआ मेरी बाहों में आकर लिपट गया। अंधेरे में अचानक एक हल्की सी खुशबू फैल गई, जिसने ताबूत के अंदर की सड़ी हुई बदबू को पूरी तरह मिटा दिया। आधी नींद की हालत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाहों में अब कोई ठंडा सांप नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की है। उसकी बर्फ जैसी गोरी त्वचा और बेमिसाल खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा था। उसका ठंडा शरीर मेरे शरीर पर पड़े काले निशानों पर धीरे धीरे फिसल रहा था। उसकी छुअन से मेरे पूरे शरीर में हल्की हल्की सनसनी दौड़ने लगी और मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह मेरे साथ है दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात मुझे कई सालों बाद सबसे सुकून भरी नींद आई। अगली सुबह आंटी ने मुझे ताबूत से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि वह हरा सांप गायब था। मैं घबरा कर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, लेकिन घर का एक एक कोना छान मारने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिला। हाँ, मेरी कलाई पर पता नहीं कब एक हरे रंग का सांप जैसा ब्रेसलेट आ गया था, जिसकी पूंछ और सिर आपस में जुड़े हुए थे। उसी दिन से आंटी ने मुझे तरह तरह की रहस्यमयी विद्याएं सिखानी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैं 16 साल का हो गया। तभी अचानक पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर भयानक श्राप डाल दिया हो। गांव के सारे मुर्गे, बकरियां और दूसरे जानवर एक ही रात में मर गए। कई जवान लोग लकड़ी काटने पहाड़ पर गए और बिना किसी वजह के बुरी तरह घायल होकर लौटे। उधर मेरी हालत भी तेजी से बिगड़ने लगी। पहले सिर्फ मेरे हाथों पर काले निशान थे, लेकिन अब वहाँ काले रंग की सख्त स्केल्स उगने लगी। वे स्केल्स बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी कठोर थीं। उनके किनारे इतने नुकीले थे कि हल्का सा छूने पर भी असहनीय दर्द होता था। यहाँ तक कि कपड़े पहनना भी मेरे लिए एक यातना बन गया। आंटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अगरबत्ती जलाई और पूरी रात भविष्य की कैलकुलेशन करती रही। जब वह बाहर निकली तो उनके काले घने बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उनका शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। उन्होंने शहर की दिशा में घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें जिंदा रखने वाली यंग एनर्जी और तुम्हारे शरीर की ड्रैगन ऑरा दोनों किसी ने चुरा ली है। जैसे जैसे गांव की बदकिस्मती बढ़ती गई, वैसे वैसे वही लोग जो कभी आंटी के एहसान मानते थे अब हमारे खिलाफ बातें करने लगे। कुछ लोग आधी रात को हमारे घर के बाहर काले कुत्ते का खून फेंक जाते। यहाँ तक कि अफवाह फैल गई कि आंटी लोगों की यंग एनर्जी चूसने वाली कोई बूढ़ी चुड़ैल है और हमारे
हमारे घर के सारे ताबूत शैतानी चीजें हैं जो इंसानों की यांग एनर्जी खींच लेते हैं। आखिरकार एक दिन गांव का मुखिया दर्जनों जवानों को लेकर हमारे घर आ धमका। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और गांव में लगातार आ रही बदकिस्मती का इल्जाम आंटी पर लगा दिया। फिर डाकुओं की तरह घर में बची हुई सारी कीमती चीजें और अनाज लूट लिया। जाते जाते वे चिल्लाए, बुढ़िया अगर तूने ये मनहूस ताबूत न बनाए होते तो आज गांव की ये हालत नहीं होती। ये सारा अनाज गांव वालों के मुआवजे के तौर पर ले जा रहे हैं। अगर आगे भी कोई चाल चली तो तुम्हें गांव से निकाल देंगे। यह देकर मैंने अपनी डेथ ऑरा छोड़कर उनका सामना करना चाहा, लेकिन आंटी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, शादी से पहले भूल कर भी अपनी ताकत मत इस्तेमाल करना, वरना यमलोक के दूत तुम्हारी जान लेने आ जाएंगे। जिन लोगों को लूटने के लिए कुछ नहीं मिला उन्होंने गुस्से में हमें ही पीटना शुरू कर दिया। मुझे बचाने के लिए आंटी खुद मेरे सामने खड़ी हो गई, लेकिन उन लोगों ने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ी और उनके मुंह से बहुत सारा खून निकल आया। उस दिन के बाद जब भी मैं गांव में निकलता हर कोई मुझे नफरत और घृणा भरी नजरों से देखा। छोटे छोटे बच्चे भी मुझ पर पत्थर फेंकते थे। जब भी आधी रात को मेरे शरीर की स्केल्स मुझे दर्द से तड़पाती या मैं चुके से रजाई में मुंह छिपाकर रोता, तब मेरी कलाई पर बंधा वह हरे सांप वाला ब्रेसलेट हल्की सी चमकने लगा। फिर एक ठंडी और बेहद कोमल एहसास मेरी कलाई को सहलाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले ताबूत के अंदर उस खूबसूरत लड़की ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। जब मैं 18 साल का हुआ तो एक दिन आंटी अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गई। मैंने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा, लेकिन आखिरकार मुझे वह घर के अंदर एक ताबूत में मिली। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। मुझे लगा कि उन्हें कुछ हो गया है, इसलिए मैं उन्हें जगाने के लिए हिलाने लगा। तभी उन्होंने अचानक पूछा, चेनान इस साल तुम्हारी उम्र कितनी हुई? मैं घबरा गया, लेकिन तुरंत बोला, मैं खरगोश वाले साल 9 सितंबर को पैदा हुआ था। आज ही मैं 18 साल का हुआ हूँ आंटी। तभी आंटी अचानक ताबूत में बैठ गई और बोली, गलत, तुम ड्रैगन ईयर में 9 सितंबर को सुबह 9:09 पर पैदा हुए थे। कल के बाद तुम अभी सिर्फ 17 साल के हुए हो। मैं हैरान रह गया। क्या आंटी को भ्रम होने लगा था? लेकिन तभी उन्होंने अचानक काला खून उगल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। हम जीत गए, हम जीत गए, आखिरकार हम जीत गए। मैं डर गया और पूछा, हम क्या जीत गए? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम किस्मत को हरा चुके हैं। चेनान, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं ड्रैगन कॉफिन से चुरा कर लाई थी। तुम्हारी पहचान बहुत खास है और तुम्हारी जिंदगी भी मैंने जबरदस्ती उधार ली थी। ये खुद किस्मत के खिलाफ जाने जैसा था। इतने सालों से जो यांग एनर्जी तुम्हें दी गई वह तुम्हारे शरीर के साथ पूरी तरह नहीं मिल पाई, इसलिए तुम्हारे शरीर में यह बदलाव होने लगे और 18 साल की उम्र से पहले तुम्हें हेवन ट्रिब्यूलेशन और अर्थ ट्रिब्यूलेशन दोनों का सामना करना था। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी उम्र 1 साल बड़ी बता दी ताकि हेवन ट्रिब्यूलेशन समय से पहले आ जाए और अर्थ ट्रिब्यूलेशन से अलग हो जाए। आज मैं तुम्हारी जगह हेवन ट्रिब्यूलेशन झेल चुकी हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। इतनी सारी बातें एक साथ समझना मेरे लिए नामुमकिन था। आंटी धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकली। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी छाती से लाल कपड़े में लिपटी 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स निकाली और मेरे हाथ में रख दी। ये वही 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने 5 एलिमेंट्स कॉफिन के बदले ली थी। ये पांचों लड़कियां खास किस्मत वाली फीनिक्स गर्ल्स हैं। अगले साल अर्थ ट्रिब्यूलेशन आएगी। तुम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर शहर जाना और उन पांचों में से किसी एक लड़की से शादी कर लेना। हर रात उसकी यांग एनर्जी तुम्हें मिलेगी और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की डेथ ऑरा खत्म होने लगेगी। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो? आंटी ने फिर काला खून उगला और मुस्कुराते हुए बोली, अगर उनमें जरा भी एहसान है तो उन्हें खुद तुमसे शादी की भीख मांगनी चाहिए। उन्हें अपना पुराना कर्ज चुकाना ही होगा। इतना कहकर उन्होंने मेरी कलाई पर बंधे हरे सांप वाले ब्रेसलेट को घूरते हुए बहुत मुश्किल से कहा, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए इस ब्रेसलेट को कभी मत खोना। ये कहते ही उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं और उनका शरीर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरी नजर उनके बिस्तर के नीचे पड़ी मेडिकल रिपोर्ट पर गई। तब मुझे पता चला कि उन्हें बहुत पहले से आखिरी स्टेज का बोन कैंसर था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उन 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन मैंने कीचड़ से भरे आंगन में उनके लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार का मंडप बनाया। लगातार 3 दिन तक तेज बारिश होती रही। मैं फटे हुए सफेद कपड़े पहनकर अग्नि के सामने बैठा उनके लिए कागज के पैसे जलाता रहा। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा था। जिन लोगों पर कभी आंटी ने एहसान किए थे उनमें से एक भी इंसान अगरबत्ती चढ़ाने तक नहीं आया। लोगों का यूं मुंह मोड़ लेना मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ चुका था। मैंने तय किया कि आंटी की अंतिम रस्में पूरी होने के बाद मैं इन शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर शहर जाऊंगा और अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढूंगा। लेकिन तीसरे दिन की दोपहर अचानक दूर से महंगी गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। 5 लग्जरी कारें सीधे मेरे टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकी। कारों के दरवाजे खुले और 5 बेहद खूबसूरत लड़कियां ऊंची हील पहनकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मेरे आंगन में दाखिल हुई। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू ने पल भर में पूरे शोक स्थल की अगरबत्ती की महक दबा दी। गाड़ियों का शोर सुनकर अभी तक छिपे बैठे गांव वाले भी तमाशा देखने हमारे घर के बाहर जमा हो गए। सबसे आगे लाल रंग की महंगी ड्रेस पहने एक लड़की आई। उसने बॉडीगार्ड से अगरबत्ती ली और आंटी की तस्वीर के सामने 3 बार सम्मान से झुककर प्रणाम किया। उसके बगल में बैंगनी रंग की ड्रेस पहने दूसरी लड़की की आंखें लाल थीं। वह चुपचाप रुमाल से अपने आंसू पोंछ रही थी। लाल ड्रेस वाली लड़की ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जांग फैमिली की बेटी जांग शूमन हूँ। ये सू फैमिली की बेटी सू मेंग्याओ है और ये बाय फैमिली, लियू फैमिली और शेन फैमिली की बेटियां हैं। तुम चेन आन हो ना? जैसे ही मैंने ये 5 नाम सुने और उनके चेहरे देखे मेरा पूरा शरीर कांप
कांप उठा। यही वही 5 नाम थे जो आंटी ने मरने से पहले मुझे दी गई 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स पर लिखे थे। सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा था। ये वही 5 लड़कियां थीं जो बचपन में मुझे गंदा कहकर मुझसे नफरत करती थीं, और यही मेरी 5 मंगेतर थीं जिन्हें आंटी मेरे लिए छोड़ गई थी। जांग शुमन आगे बढ़ी और बोली, हमें पता चला कि आंटी चेन अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने हमारे 5 परिवारों पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए हम उन्हें आखिरी विदाई देने आए हैं, और साथ ही पुराना वादा निभाने भी। मैं भावुक होकर बोला, पुराना वादा मतलब मुझसे शादी? मेरी आंखें तुरंत भर आईं। जब पूरा गांव मुझे मनहूस समझ रहा था, तब इतने साल बाद ये लड़कियां सच में अपना वादा निभाने चली आई थी। तभी सू मेंग्याओ भी आगे आई और बोली, हाँ चेनान, बस तुम शादी की कॉन्ट्रैक्ट निकालो और हम 5 में से जिसे चुनोगे उसी से अभी सगाई कर लेंगे। इसके बाद हम कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उनकी बात सुनते ही बाहर खड़े गांव वालों में हड़कंप मच गया। कोई बोला, अरे बेटियों, तुम लोग गलत घर आ गई हो। ये लड़का मनहूस है, इसके शरीर पर काली स्केल्स हैं, इसके झांसे में मत आना। दूसरा बोला, ये जरूर शहर वालों का कोई प्रैंक होगा। इसकी औकात है क्या किसी अमीर लड़की से शादी करने की? गांव वाले जलन और तमाशा देखने की खुशी से फुसफुसाने लगे, लेकिन मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस वक्त पूरा गांव मुझे अभिशाप मान रहा था, उसी वक्त शहर की 5 अमीर बेटियां खुद मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। मैं रोते हुए बोला, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने जल्दी से अपने मैले कपड़ों पर लगे कीचड़ से हाथ साफ किए और किसी अनमोल खजाने की तरह सीने से लगाकर रखी हुई वे 5 शादी की कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत संभाल कर निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दी। जांग शुमान ने बड़ी ही नरमी से शादी की कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ली। उस पर लगे पुराने खून के अंगूठों के निशान को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी सुनहरी चमक उभरी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चेनान, हमें तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब हम सगाई करने आए हैं तो रस्म के हिसाब से कोई लव टोकन तो होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत सिर हिला दिया और सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं लव टोकन के रूप में दे सकूं। लेकिन अगले ही पल जांग शुमान की नजर मेरी कलाई पर बंधे उस हरे सांप वाले ब्रेसलेट पर जाकर टिक गई। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारा ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, क्यों ना इसे ही हमारी सगाई की निशानी बनाकर अपनी होने वाली पत्नी को दे दो। उसकी बात सुनते ही मैं वहीं ठिठक गया। मैंने तुरंत अपनी कलाई को दोनों हाथों से ढक लिया। ये ब्रेसलेट तो बचपन से मेरे साथ था, जैसे मेरी जिंदगी का ही हिस्सा बन चुका हो। मैंने घबराकर सिर हिलाया और कहा, माफ करना, ये नहीं दे सकता। इसके अलावा जो चाहो मैं दूसरा कुछ ढूंढ देता हूँ। इतना कहकर मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मेरा वह एक कदम पीछे हटना जैसे किसी छिपी हुई आग में घी डालने जैसा था। तभी बाहर खड़ी गांव के मुखिया की पत्नी ताना मारते हुए बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शहर की 5 अमीर बेटियां तुमसे शादी करने को तैयार हैं, सिर्फ एक पुराना ब्रेसलेट मांगा है और तुम उसे भी छिपा रहे हो। उसकी बात सुनते ही बाकी गांव वाले भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। सबके चेहरों पर जलन और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैं शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए और मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दूं। तभी सू मेंग्याओ सीधे मेरे सामने आ गई। उसने मुझे अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। जब उसने महसूस किया कि मैं घबराहट में कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ, तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना मेरी इजाजत के मेरी कलाई से वह ब्रेसलेट उतार लिया। फिर उसने बड़े आराम से वह ब्रेसलेट जांग शुमान के हाथ में रख दिया और मुस्कुराकर बोली, लो, अब लव टोकन भी मिल गया, अब हमारी सगाई पक्की समझो। जांग शुमान ने उस हरे ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपने बैग से काले रंग का एक कपड़ा निकाला और मेरे सामने आकर बोली, चेनान, हमारी सगाई की खुशी में हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। अब हम तुम्हारी आंखों पर ये कपड़ा बांधेंगे। हम 5 यहीं खड़ी रहेंगी। तुम जिसे पकड़ लोगे, आज रात उसी के साथ तुम्हारी सुहागरात होगी। सुहागरात शब्द सुनते ही मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन मुझे आंटी की बात याद आ गई, इसलिए मैंने तुरंत मना करना चाहा। तभी जांग शुमान मुस्कुराते हुए मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांधने लगी और बोली, तुम्हारी आंटी कल रात मेरे सपने में आई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारी शादी देखना थी। हम बस उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। उस पल मुझे सच में लगा कि शायद पहली बार किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई है। लेकिन जैसे ही मेरी आंखों पर कपड़ा पूरी तरह बंधने वाला था, मैंने एक झलक के लिए जांग शुमान के चेहरे की तरफ देखा। उसके होंठों पर अचानक एक बेहद चालाक और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। अब मुझे सिर्फ उन 5 लड़कियों की धड़कनों और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मुझे आंटी द्वारा सिखाई गई 7 साल की गुप्त कला याद आ गई। आखिरकार आज उसे इस्तेमाल करने का मौका आ चुका था। मैंने चुके से अपनी उंगलियों से एक हैंड सील बनाया और अपनी तकनीक को सक्रिय कर दिया। मेरी सेंस टेक्निक एक्टिव होते ही मेरी महसूस करने की शक्ति चारों तरफ फैल गई और आसपास की हर चीज मुझे साफ दिखाई देने लगी। लेकिन वहां मुझे प्यार भरी नजरों से देखने वाली मेरी मंगेतरें नहीं दिखी। मैंने देखा कि सू मेंग्याओ अभी अभी हम 5 की शादी की कॉन्ट्रैक्ट समेट कर रख चुकी थी और अब घिन भरे चेहरे के साथ डिसइंफेक्टेंट वाइप से अपने हाथ साफ कर रही थी। वह नफरत से बोली, इस गंदे आदमी की छुई हुई चीज को हाथ लगाया है, अब मुझे कम से कम 10 बार हाथ धोने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जांग शुमान मेरे ब्रेसलेट की फोटो खींचकर किसी को भेज रही थी और हंसते हुए बोली, जल्दी इसकी फोटो साफ साफ भेजो। इस मिट्टी में पलने वाले बेवकूफ की शक्ल ग्रुप में भेजते हैं ताकि सब इसका मजाक उड़ा सकें। बाकी तीनों लड़कियां भी अपने अपने मोबाइल उठाकर चोरी छिपे मेरी वीडियो बना रही थी। उनमें से एक हंसते हुए बोली, देखो इसे कितना एक्साइटेड हो रहा है, इसे सच में लग रहा है कि ये हम जैसी लड़कियों के लायक है। दूसरी ने कहा, दीदी अब बहुत हो गया, जल्दी मास्टर जंग वाला टैलिस्मैन इसके माथे पर चिपकाकर यहाँ से निकलते हैं। उसी समय मेरी नाक में सिनबार और काले कुत्ते के खून की तेज बदबू आई। ये साफ तौर पर किसी इविल फॉर्मेशन की तैयारी थी। मेरा पूरा शरीर वहीं जड़ हो गया।